चलो जी, कैफेट लेक्चर नंबर 71 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम टॉपिक स्टार्ट किया था एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कल हमने बेसिक कंसेप्ट उसका स्टडी किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी और फिर उसके बाद अगर एग्जांपल्स पढ़ी और अगर कंफर्मेशन मिड ऑफ द ईयर सेंड की जाए इंटरिम डेट पे, तो फाइनल डेट पे क्या फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये हमने डिस्कस किया। आज इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें प्रोसीजर्स जो कल हमारा इनिशियली प्लान था लेकिन कल नहीं डिस्कस हो सके, आज हम डिस्कस करेंगे। अगर राइटर डिसाइड करता है कंफर्मेशन लेटर को यूज करना, क्योंकि आपको कल ये बात बताई थी, कंफर्मेशन लेटर हर ऑडिट पे यूज करना रिक्वायर्ड नहीं है। हालांकि चूंकि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, इसलिए तकरीबन हर ऑडिटर की कोशिश होती है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ऑडिट में यूज करे। लेकिन बहरहाल स्टैंडर्ड ये कहता है कि रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें मे भी आप कंफर्मेशन को यूज ना करें। कल हमने 4 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, ठीक है। तो फर्ज कीजिए हमने डिसाइड किया कि नहीं एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करना है। अब आगे फर्दर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जब ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करना है, तो स्टेप बाय स्टेप उसके क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या काम उसने करने हैं, ये ध्यान से समझ लीजिए। और आपका जो बाकी का रिमेनिंग चैप्टर है वो इन्हीं स्टेप्स के गिर्द घूमता है, इन्हीं स्टेप्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जब आप ये सारे स्टेप्स समझ लेंगे तो यूं समझ लीजिए कि कंसेप्चुअली आपने सारा चैप्टर जो है वो समझ लिया। सबसे पहला स्टेप, डिसाइड टाइप ऑफ कंफर्मेशन। डिसाइड टाइप ऑफ, एक मिनट जरा पॉज कीजिएगा। चलिए जी, डिसाइड टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन। ये पहले टाइमिंग है, टाइप नहीं है। टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन। टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन का मतलब क्या है? ऑडिटर ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कंफर्मेशन लेटर अगर यूज करना है तो किस डेट पे, किस वक्त यूज करना चाहिए। क्या इंटरिम डेट पे यूज करना चाहिए या फाइनल डेट पे। यानी फर्ज कीजिए अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो क्या 31 दिसंबर पे के बैलेंस को कंफर्म करवाना चाहिए या कि उससे पहले 31 अक्टूबर के बैलेंस को कंफर्म करवाना चाहिए। किस बैलेंस को कंफर्म करवाना चाहिए, सबसे पहले यह डिसीजन करना है। अगर ऑडिटर इंटरिम ऑडिट कर रहा है तो मे बी वो ये डिसाइड करे कि मुझे 31 अक्टूबर का बैलेंस कंफर्म करवाना चाहिए। लेकिन अगर ऑडिटर इंटरिम ऑडिट में कंफर्मेशन को यूज करता है, यानी इंटरिम डेट का 31 अक्टूबर का बैलेंस कंफर्म करवाता है, तो इस सूरत में उसे मजीद कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं 31 दिसंबर के बैलेंस में पहुंचने के लिए, ठीक है। ये एडिशनल प्रोसीजर जो परफॉर्म करने कल हम पढ़ चुके हैं। और अगर फाइनल डेट पे कंफर्मेशन लेटर को यूज किया जाता है तो फिर मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही बैलेंस है जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो रहा है। अगर आप ईयर एंड वाले बैलेंस पे ही कंफर्मेशन लेटर सेंड कर रहे हैं, उसी बैलेंस को कंफर्म करवा रहे हैं, तो फिर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। फर्दर प्रोसीजर सिर्फ उस सूरत में परफॉर्म करेंगे जब इंटरिम डेट पे आप कंफर्मेशन को यूज कर रहे होंगे। तो पहला स्टेप ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चलते हैं। डिसाइड एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टीज। कंफर्मिंग पार्टीज किसको कहते हैं? कंफर्मिंग पार्टीज उन थर्ड पार्टीज को कहते हैं जिनको हम कंफर्मेशन लेटर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डेटर्स है, जैसे क्रेडिटर्स है, जैसे बैंक्स है, जैसे लॉयर्स है, ये हमारे कंफर्मिंग पार्टीज है। अब बैंक और लॉयर्स के केस में तो हमें पता है कि हम 100% कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, लेकिन डेटर और क्रेडिटर्स के केस में 100% पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करते। सैंपल ऑफ पार्टीज को सेलेक्ट करके कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जाता है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सैंपल को सेलेक्ट करना है तो वो सैंपल क्या होना चाहिए? क्या आंखें बंद करके किसी भी पार्टीज को सेलेक्ट कर ले, या के सैंपलिंग के कुछ रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक सिलेक्शन होनी चाहिए? रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम सीखेंगे, पूरा एक चैप्टर भी हमारा, लेकिन उसकी समरी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हमने पार्टीज को सेलेक्ट करना है, हमारा फोकस होना चाहिए 2 चीजों के ऊपर। एक, मेजर बैलेंसेस को हमने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन जब कभी हम करेंगे ट्रांजैक्शन की, वो चाहे पार्टीज की कंफर्मेशन के लिए सिलेक्शन कर रहे हो या सेल इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस की वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन कर रहे हो, जब कभी हम सिलेक्शन करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, यानी 100% से कम आइटम को सेलेक्ट करना है। याद रखें, एज ऑडिटर हम सारी की सारी पॉपुलेशन को मिक्स करके सैंपल सेलेक्ट नहीं करेंगे।
कि छोटी बड़ी चीजें, रिस्की नॉन रिस्की चीजें सारी एक बराबर हो जाए, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम स्मार्ट सिलेक्शन करेंगे सैंपलिंग के लिए। ठीक है, स्मार्ट सिलेक्शन से क्या मुराद है कि सैंपलिंग करते हुए हमारा पहला फोकस होगा मेजर आइटम। मेजर आइटम्स हमने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यानी जब डेटर्स आएंगे मेरे सामने, वो डेटर्स की एक मुझे लिस्ट प्रोवाइड करेगा, तो मैंने उसमें से सबसे पहले किन पार्टीज को सेलेक्ट करना है, जो मेजर पार्टीज होंगे। फिर उसके बाद मैंने किन डेटर्स को सेलेक्ट करना है जिनमें रिस्क हाई है, उनको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद रिमेनिंग जो पॉपुलेशन रह जाएगी उसमें से भी सैंपल सेलेक्ट करना है। लेकिन मेरा पहला फोकस किन चीजों के ऊपर होगा, मेजर आइटम्स के ऊपर और हाई रिस्क। अच्छा, ये चूंकि सैंपलिंग में भी यही कंसेप्ट यूज होता है, कंफर्मेशन में भी यही कंसेप्ट यूज होता है, तो मैं आपके साथ इसकी एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूं। आप ऐसा कीजिए कि आइए, हमारे पेज नंबर है 309 में आइए। इसमें देखिए उसने आपको एक टेबल बना के दिया है जिसमें डिफरेंट डेटर्स हैं। ठीक है, उसने टेबल बना के दिया है। अब टोटल डेटर्स जो है ना, नंबर ऑफ कस्टमर उसने आगे बताए हैं, वो कोई 200, 300, 400, कोई 450 के करीब डेटर्स है। मेरा पहला क्वेश्चन, हमने अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, क्या सारे के सारे डेटर्स को सेलेक्ट कर लेना चाहिए? नहीं करना, सैम्पलिंग करनी चाहिए, कुछ को सेलेक्ट करना है। लेकिन क्या कुछ को सेलेक्ट, क्लासिफिकेशन करना बेहतर है कि बगैर क्लासिफिकेशन के ही सैंपल सेलेक्ट करना? क्लासिफिकेशन कर लेनी चाहिए। ऑडिट में इस क्लासिफिकेशन करने को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन करना। क्या करना? स्ट्रैटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने को क्या कहते हैं? स्टैट में से क्लासिफिकेशन करना कहते थे ना, यहाँ पे क्या कहते हैं इसे? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है एक पॉपुलेशन को डिफरेंट सब पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना। तो ये याद रखिए, जब कभी सैंपलिंग करेंगे लाजिम है आपके ऊपर स्ट्रैटिफिकेशन करनी है, विदाउट स्ट्रैटिफिकेशन सैंपलिंग नहीं करते। अच्छा, स्ट्रैटिफिकेशन करने का फायदा क्या होगा, ये आपको सामने नजर आ गया। अब आपको ये पता चल रहा है कि टोटल बैलेंस पार्टीज जो हैं, उसने नंबर ऑफ कस्टमर्स लिखे हैं और उसके आगे बैलेंस आउटस्टैंडिंग लिखा है। तो आपको ये पता चल रहा है कि एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ कस्टमर सबसे कम है और बैलेंस ज्यादा है। इसको हम पता है ऑडिट में क्या कहते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। ये बात समझ आई? इसको क्या कहते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। तो कैटेगरी करने के बाद, स्ट्रैटिफिकेशन करने के बाद आपको समझ आ रही है कि इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस हैं और कुछ कैटेगरी ऐसी है जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है। नहीं बात समझ आई ना? नहीं, बड़ी टेक्निकल बात थी। एक है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस और एक है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। तो मुझे बताइए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कौन सी कैटेगरी है? शाबाश, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। और दूसरा हॉस्पिटल एंड क्लिनिक कौन सी कैटेगरी है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। तो मुझे बताइए, क्या दोनों को मिक्स करके सैंपल उठाना चाहिए कि मैं ऐसे सोचूं डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 12 हैं, मैं सिर्फ अगर 12 ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लूं ना, तो मैं मेजर पॉपुलेशन को कवर कर लूंगा इन अमाउंट्स, यानी छोटी सी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके मेजर। अच्छा, सबसे पहले मैं इसी को फोकस करते हुए 12 की 12 ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लूंगा? नहीं, मैं कर लूंगा। क्यों कर रहा हूं भला? क्योंकि कम ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करके मैं ज्यादा परसेंटेज कवर कर रहा हूं। यह है मेजर का कंसेप्ट। जब हमने पार्टीज को सेलेक्ट करना है तो मेजर जो बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी उन सबको सेलेक्ट कर लो। बड़ी बड़ी पार्टीज सबको, भाई क्यों बड़ी बड़ी पार्टी सबको सेलेक्ट कर लो? क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस को अगर आप सेलेक्ट कर लें तो थोड़ा काम करके ज्यादा परसेंटेज कवर हो जाती है। इसमें सिर्फ आप 12 पार्टीज को कंफर्म करेंगे और आपका 75,000 कवर हो जाएगा, यानी तकरीबन टोटल का अगर आप देखें तो 50% के करीब कवर हो जाएगा, 40% के करीब, सिर्फ 12 थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को चेक करके। तो मैं ये तो सब में कवर, तो लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं बाकी सबको छोड़ दूं? नहीं, बाकियों में से भी सैंपल सेलेक्ट करना।
उनमें से भी बड़ा। अच्छा अब लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें उसने एक और कैटेगरी किसी एक दूसरी केस स्टडी में दी है, इसमें नहीं दी। एजिंग होती और हमें कहता कि कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो वाइंडिंग अप में चले गए हैं, कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनमें इस साल बहुत ज्यादा चेंज आया। क्या आप उन डेटर्स को भी सिलेक्ट करते हैं? उन डेटर को भी सिलेक्ट कर, क्यों? उनमें रिस्क ज्यादा है, उनमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो फिर उनको सेलेक्ट करना चाहिए। और बाकी की पॉपुलेशन को भी। किसी के पास वॉल्यूम 2 है? ये जरा दिखाइए मुझे, शाबाश। क्योंकि मैं चाह रहा हूं अब ना असल में सैम्पलिंग भी आपको करवाना है, कंफर्मेशन भी करवाना है। इन दोनों की केस स्टडी बाज़ औक़ात मिक्स होके आती है, और इसी तरह कंसेप्ट भी समझाना है, केस स्टडी भी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा के आगे चल सकता था, लेकिन मैं केस स्टडी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपके साथ साथ। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, आप अपने वॉल्यूम 2 सामने रखिए और उन क्वेश्चंस को आपने नजर मारते जाना है। मैं वो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको। हाँ पेज 227 ये सैम्पलिंग की केस स्टडी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं यही बता रहा हूं आपको कि सैंपल कैसे सेलेक्ट करना है। यहां पे ये बता रहा हूं कंफर्मेशन के लिए सैंपल कैसे सेलेक्ट करना है। चैप्टर 17 में बताऊंगा कि बाकी चीजों के लिए सैंपल कैसे सेलेक्ट करना है, और दोनों के रूल सेम है। ये समझ लीजिए सैंपलिंग की एप्लीकेशन है कंफर्मेशन के ऊपर। तो ये चैप्टर 17 के एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये कंफर्मेशन से रेलिवेंट है। क्वेश्चन 6 पेज 227 क्वेश्चन 6 उसने आपको टेबल दिया हुआ है डेटर्स का एजिंग रिपोर्ट के साथ, और नीचे कह रहा है बताओ कौन सी आइटम्स को वेरिफिकेशन के लिए आप सेलेक्ट करोगे। मेरा पहला क्वेश्चन, अब आपने 1 बाय 1 आंसर देते रहना है। सारी की सारी आइटम को सेलेक्ट कर लूं? ये एफिशिएंट ऑडिट नहीं है, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं आइटम 100% काम नहीं करता, सैंपल बेस पे काम करता है। सारी की सारी आइटम को सिलेक्ट नहीं करना। मेरा दूसरा क्वेश्चन, अब ये सारे केस स्टडी के पॉइंट है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, मैं विदाउट कैटेगराइजेशन, विदाउट क्या नाम दिया था, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन किए बगैर सैंपल उठाऊं? स्टैंडर्ड कहता है ये भी गलत है, स्ट्रैटिफिकेशन करके आपने सैंपल उठाना है, ताकि एक जैसी आइटम्स इकट्ठी हो जाएं, आप बेहतर सिलेक्शन कर सकेंगे। दोनों चीज समझ आ गई? पहली चीज सैंपलिंग करनी है, दूसरी चीज स्ट्रैटिफिकेशन के बाद सैंपलिंग करनी है। तीसरी चीज सुनिए, मुझे ये बताइए इसमें क्या कोई ऐसी कैटेगरी है जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस हैं? कौन सी कैटेगरी है? 23 वाले। अच्छा ये मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने वाले स्मॉल नंबर, क्योंकि ये कैटेगरी टू कैटेगरी फर्क होता है, खुद ही देखना आपको कंपैरिजन करके। कंपैरिजन स्टूडेंट कहने लगा सर पिछली वाली एग्जांपल दी थी उसमें 12 थे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस, ठीक है, इसमें तो 23 है, तो कितने स्मॉल होंगे? भाई ये पॉपुलेशन को कंपेयर करके आपको खुद जज करना होगा, रिलेटिव एनालिसिस होता है ये। तो 23, तो मुझे ऐसा करना चाहिए मैं 23 के 23 सैंपल उठा लूं सारे के, ये मेजर पार्टी। अच्छा एक पॉपुलेशन, एक कैटेगरी के अंदर सारी की सारी आइटम उठा सकते हैं आप, यानी आप 388 डेटर नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? ये 100%, लेकिन उस डेटर के अंदर जब आपने स्ट्रैटिफिकेशन कर दी तो उसकी जो एक सब क्लास है उसके सारा सैंपल उठा सकते हैं। यहां पे हमारे सीनियर हमें ये कहते हैं बेहतर ये है आप 23 डेटा सारे के सारे उठा लो, क्योंकि आपको सिर्फ 23 जो कि कितना परसेंट बनते हैं, जरा कैलकुलेशन कीजिए, 388 का 23 कितने परसेंट बनते हैं? आप सिर्फ मेरा ख्याल है 5% के करीब आप, हाँ 6% के करीब डेटर्स के ऊपर काम करेंगे, और आपकी वेरिफिकेशन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? ये अब 1.5 डिवाइडेड बाय 9 करें, अमाउंट्स को भी कंपेयर करें, 1495 डिवाइडेड बाय 9084, 16 हाँ, तो कितना, सिर्फ कितने परसेंट था 23 डेट? हाँ जी, सिर्फ 5% काम करके, यानी थोड़ा सा काम करके आप हायर परसेंटेज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके सारे ये है मेजर।
यानी हमने पूरी पॉपुलेशन में क्लासिफिकेशन की और फिर उस क्लासिफिकेशन के बाद सैंपल कैसे उठाया? सबसे पहले मेजर पार्टीज को उठा लिया, मेजर पार्टीज आ गई। इसके बाद क्या करना चाहिए? रिस्की आइटम्स को उठाना चाहिए। मुझे बताइए इसमें कोई आपको रिस्की आइटम नजर आ रही है? अब मैं आपको सिखाता हूं क्योंकि पहली केस स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो मोर देन 2 मंथ्स ओल्ड हैं ये रिस्की पार्टीज हैं, इनको सेलेक्ट कर लो। क्यों? इनमें क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ बैड डेट है इनमें रिस्क ऑफ बैड डेट है। इनको सेलेक्ट करके इनकी प्रोविजनिंग के प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे, इनको सेलेक्ट करके प्रोविजनिंग के प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे, रिस्क है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा बता सकते हैं क्या कोई और रिस्क भी नजर आ रहा है आपको इन डेटर्स में? नेगेटिव बैलेंस। शाबाश। डेटर्स का नेगेटिव बैलेंसेस नहीं होता। नेगेटिव का मतलब है आपने इसको कोई एक्सेस पेमेंट कर दी होगी जो कि मिस स्टेटमेंट है, या हो सकता है क्रेडिटर की कोई एंट्री इधर आ गई हो। एडवांस अगर है वो भी मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि एडवांस भी डेटर में नहीं जाता, वो तो लैदा अकाउंट में जाता है। एडवांस भी लैदा अकाउंट में जाता है। तो इसीलिए मैं 15 वाले डेटर्स को भी उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा? नेगेटिव बैलेंस है, इसमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है। तो देख रहे हैं मैंने सैंपलिंग कैसे, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपके सैंपलिंग के सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर देती है। मैंने पहले मेजर पार्टीज को फोकस किया, फिर उसके बाद रिस्की पार्टीज को फोकस किया। इसमें रिस्क मुझे दो नजर आए। एक आया वो जो पुराने डेटर्स हैं उनमें रिस्क बैड डेट का है, और दूसरा जो नेगेटिव बैलेंस है इनमें मिस क्लासिफिकेशन का रिस्क है। अब मुझे और रिस्क, अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने हाई बैलेंस भी उठा लिए, मैंने रिस्की वाली आइटम्स भी उठा ली, क्या बाकी पॉपुलेशन को इग्नोर कर देना चाहिए? स्टैंडर्ड यहाँ पे एक लाइन लिखता है, कहता है जब आप स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं ना, जब तक स्ट्रैटिफिकेशन की हर पार्ट में से सैंपल नहीं उठाते ना, आप अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते सही। आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा, टेक्निकल वर्ड है, समझ आया? अगर आप कुछ आइटम्स में से स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं 4 की, 2 में से सैंपल उठाया, 2 को छोड़ दिया, तो आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। क्यों? कहता है क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? इसलिए सैंपल को पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए हमने एक कैटेगरी से सैंपल उठाना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे मैं 197 और 153 इनमें से भी सैंपल उठाऊं? बिल्कुल। अब इनमें से मैं सैंपल बेस के ऊपर कुछ चीजों को उठाऊंगा, कुछ को नहीं उठाऊंगा। ये बात समझ आ रही? 23 वाले में से मैंने सबको उठा लिया, 15 में भी सबको उठा लिया। जो पुराने हैं इनमें से भी तकरीबन सबको उठा सकते हैं आप, या बड़े बड़ों को भी उठा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो 197 और 153 है इनमें से आपने सबको नहीं उठाना। हाँ जी भाई, ये बात समझ आई? एक आई कैप ने इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया, उसमें उसने पार्टीज दे दी, मिस्टर ए। अब ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब इसी क्वेश्चन की एक दूसरे तरीके से प्रैक्टिस कराने लगा हूं। इधर लिखा ए बी सी डी, ये सारे डेटर्स है। आगे इस साल का बैलेंस है, फिर पिछले साल का बैलेंस है। ए के आगे लिखा है इस साल का बैलेंस 10,000, पिछले साल का बैलेंस 2,000। उठाएंगे कि नहीं? कैसे उठाएंगे? अनयूजुअल इंक्रीज है, रिस्क है ये। पिछले साल 10,000, इस साल 2,000, उठाएंगे कि नहीं? अनयूजुअल डिक्रीज। पिछले साल 10,000, इस साल 11,300, ज्यादा नहीं। अब सुनिएगा, पिछले साल कंप्लीट सुन के आंसर दीजिए। अगर ये आंसर आपने दे दिया तो इसका मतलब है कि मेरी तसल्ली हो जाएगी। टोटल डेटर है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टोटल डेटर्स हैं 100,000 के। अगला डेटर मिस्टर डी जिसको 36,000 ड्यू है, और पिछले साल 34,000 ड्यू था। अच्छा रिस्क नहीं है उसमें, क्योंकि तकरीबन उसी लेवल पे काम हो रहा है जो पिछले साल, लेकिन मेजर है। अब सुने, पिछले साल 10,000 था, इस साल भी 10,000 है, और नीचे कह रहा है नो मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर, नो सेल ड्यूरिंग। हाँ, इसमें स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें रिस्क ही कोई नहीं है, जितना पिछले साल था वो तो हमने वेरीफाई कर लिया, इस साल भी उतना ही है कि उतना। शाबाश। और कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर कोई भी सेल, इसका मतलब है इस कस्टमर के साथ लेन देन खत्म हो चुका है, तो लेन देन तो रिस्क ऑफ बैड डेट है, इसको भी उठाना था, इसको भी उठाना था। तो समझ आ गया सिलेक्शन कैसे करनी है।
आपने सबसे पहले पॉपुलेशन को क्लासिफाई स्ट्रेटिफाई करना है, और फिर जो क्लासिफिकेशन बनेगी उनमें पहले नंबर पे मेजर पार्टीज को फौरन सेलेक्ट कर लें, फिर दूसरे नंबर पे रिस्की पार्टीज को फौरन सेलेक्ट कर लें। अब रिस्क क्या है ये आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। बाजुकात पिछले साल की निस्बत इस साल अगर ज्यादा वेरिएशन है वो रिस्क है, पुराने डेटर्स है जिनसे कलेक्शन नहीं हो रही वो भी रिस्क है, नेगेटिव बैलेंसेस है वो भी रिस्क है। और जब मेजर और रिस्क आइटम को उठा ले तो बाकी की पॉपुलेशन को इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं उसमें से भी ताकि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो सके। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सैंपलिंग की केस स्टडी में भी यूज होनी है। अब मैंने वो वाला कंसेप्ट भी आपको समझा दिया और इस चैप्टर की केस स्टडी में भी यूज होनी है। ये समझ आ गया डिसाइड एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टीज कि किन पार्टीज को सेलेक्ट करना है ताकि उसको लेटर भिजवाया जाए। एग्रीड? इसके बाद आगे डिसाइड इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड। फिर डिसाइड कीजिए, हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, डिसाइड करो इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करवानी है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या हम कंफर्मेशन लेटर में नॉर्मली बैलेंस शीट आइटम्स के ऊपर कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना, डायरेक्ट क्रेडिट बैंक्स वगैरह में, क्या इनको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाया जा सकता है कि अदर इंफॉर्मेशन में? शाबाश, ये मेरा भाई मुझे बताइए, आप डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने लगे हैं, क्लोजिंग बैलेंस के अलावा क्या चीज उनसे पूछेंगे जो आपके ऑडिट के लिए रेलिवेंट हो सकती है? डेटर से बताइए। हम उनसे पूछ सकते हैं सर आपको राइट टू डिस्प्यूट तो नहीं है, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट की तरफ जाएगा। क्या राइट टू रिटर्न तो नहीं दिया गया डेटर को? अगर राइट टू रिटर्न दिया गया है तो वो इन्वेंट्रीज का मतलब है कंसाइनमेंट बेसिस पे है, वो कंपनी की सेल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। क्या आपको कोई वारंटी प्रोवाइड की गई है? अगर वारंटी प्रोवाइड की गई है तो उसकी प्रोविजन भी उसके मुताबिक होनी चाहिए, उसके तो हम क्या डेटर को सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाते हैं? नहीं, अदर इंफॉर्मेशन भी। अब मुझे बताइए, बैंक को क्या बैंक को सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाते हैं क्या अदर इंफॉर्मेशन भी? अदर इंफॉर्मेशन क्या बताइए? डिपॉजिट्स, कितने बैंक अकाउंट्स है इस कंपनी ने खोले हुए आपके साथ, बोरिंग ली है कि नहीं, कितना लोन लिया है, शाबाश, लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी क्या लिखवाई हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ताकि पता चले कंपनी ने की वायलेशन तो नहीं की। ठीक है, कोई अकाउंट फ्रीज तो नहीं करवाए गए, बाज़ औक़ात कुछ अकाउंट फ्रीज होते हैं, आपको पता है एफबीआर वाले अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो बैंक से ये सारी इंफॉर्मेशन भी कंफर्म करवानी चाहिए, बिल्कुल करवाएं। ये आपका ये वाला कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7। क्या बैंक से हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाना चाहिए कि अदर इंफॉर्मेशन भी? अच्छा, लॉयर से हमें क्या कंफर्म करवाना चाहिए? पहली चीज, कंपनी के खिलाफ कितने केसेस पेंडिंग है, दूसरी चीज कहां तक पहुंचे, क्या स्टेटस उनका, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, तीसरी चीज अगर कंपनी हारे तो आउटफ्लो कितना एक्सपेक्टेड है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, ये इंफॉर्मेशन पूछेंगे। तीन चीजें, कितने केसेस पेंडिंग है, कंपनी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, हारेगी क्या जीतेगी, और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन अगर हारेगी तो कितने पैसे अदा होने, क्योंकि ये हमें फिर उसकी प्रोविजन या डिस्क्लोजर डिसाइड करने में हेल्प करेगी। क्लियर हुई है बात? अच्छा मुझे बताइए, क्या हमारे क्लाइंट ने किसी को गारंटीज दी है कि नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज? ये हाँ, ये बैंक से, लॉयर से भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये बैंक, क्योंकि बैंक गारंटी जो होती है ना बैंक के थ्रू दी जाती है। तो ये इस सारी एग्जांपल से क्या साबित हुआ कि हम जब पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस नहीं बल्कि अदर इंफॉर्मेशन भी कंफर्म करते हैं। ठीक है, उसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स की तो मैंने आपको एडिशनल एग्जांपल दे दी, लेकिन बैंक कंफर्मेशन और लीगल कंफर्मेशन लेटर की एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ये लैदा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7। ये क्लियर हो गया? तो इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 भी रिलेट कर दिया, डिस्कस कर दिया डिटेल में। क्लियर? इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने केस स्टडीज लिंक कर दी, वो समझा दिया आपको। आगे चलते हैं, डिसाइड टाइप ऑफ कंफर्मेशन। टाइप ऑफ कंफर्मेशन की टाइप डिसाइड करो। कंफर्मेशन कितने टाइप्स की हैं? कंफर्मेशन 2 टाइप्स की हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव।
पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव। अब इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा हूं। पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन का क्या मतलब है और नेगेटिव कंफर्मेशन का, ये गौर से सुनिएगा। एग्जांपल, पॉजिटिव कंफर्म है दोनों कंफर्मेशन लेटर, दोनों में पार्टीज को कोई ना कोई लेटर जाएगा। जो पॉजिटिव कंफर्मेशन है इसमें, अच्छा मैं अब कंसेप्ट समझाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पॉजिटिव कंफर्मेशन में वर्डिंग क्या होती है, नेगेटिव कंफर्मेशन में वर्डिंग क्या होती है, आपने खुद समझ लेना। पॉजिटिव कंफर्मेशन, अब देखे मेरे सीनियर ने मुझे कहा भाई ये मिस्टर ए को पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर सेंड करो। मैंने कहा ठीक है सर, पॉजिटिव करना है? उसने कहा बिल्कुल पॉजिटिव करना है। अब मैं देखे टाइप कर रहा हूँ, मिस्टर ए हमारा एक क्लाइंट है जिसको आपने कुछ पैसे अदा करने हैं, हम उसके ऑडिटर हैं, आप बराए मेहरबानी डायरेक्टली हमें जवाब दीजिए। क्या कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने आपसे 50 लाख रुपए रिसीव करने हैं, बताइए आपके रिकॉर्ड के मुताबिक आपने कितने पैसे अदा करने हैं। अगर 50 लाख, अगर आप इससे एग्री करते हैं यानी 50 लाख ही आपके मुताबिक भी है तो भी रिप्लाई करें, और अगर आप डिसएग्री करते हैं यानी 50 लाख नहीं कम या ज्यादा है तो भी रिप्लाई करें और रीजन बता दें कि कितना फर्क किस चीज का है। यानी इसमें नोट कीजिए, हम पार्टी को कह रहे हैं कि वो एग्री करती है फिर भी रिस्पॉन्ड करे, वो डिसएग्री करती है फिर भी रिस्पॉन्ड करे, रिप्लाई हर सूरत में करे। अब सीनियर ने मुझे कहा चलो भाई अब नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करो। मैंने कहा सर नेगेटिव कंफर्मेशन मिस्टर ए को ही सेंड करनी है। उसने कहा नहीं पागल, एक ही पार्टी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंफर्मेशन सेंड नहीं करते, एक ही पार्टी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंफर्मेशन सेंड, किसी क्लासिफिकेशन को पॉजिटिव और किसी क्लासिफिकेशन को नेगेटिव सेंड करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, एक ही ऑडिट पे आप मेरे से पॉजिटिव का भी टाइप करवा रहे हो और नेगेटिव का भी टाइप करवा रहे हो, लेकिन पॉजिटिव हमने डेटर की क्लासिफिकेशन की, ऊपर वाली क्लास जो थी उसको पॉजिटिव सेंड कर रहे हैं और नीचे वाली क्लास को नेगेटिव सेंड कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई कि एक ही डेटर को, एक ही पार्टी को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंड नहीं करने, क्लासिफिकेशन करके किसी क्लास को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव। अब मैंने कौन सा टाइप किया, नेगेटिव। अब नेगेटिव करने लगा मैं, मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर ए को तो पॉजिटिव कर दिया, मिस्टर बी हमारा क्लाइंट है, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक उसने आपसे 50 लाख रुपया रिसीव करना है। अब अपना रिकॉर्ड चेक करके हमें बताइए आपने कितने पैसे अदा करने हैं। अगर 50 लाख ही अदा करना है तो खामोश रहिए, जवाब ना दीजिए, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। हम समझेंगे आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं, इसका मतलब है ओके, नो न्यूज इज गुड न्यूज, आप कोई खबर हम समझेंगे ठीक एग्री। लेकिन अगर आपके मुताबिक बैलेंस कम या ज्यादा है तो फिर हमें बताइए रीजन के साथ कि फर्क किस चीज का है, फर्क कैश इन ट्रांजिट जो भी है, फर्क भी बताएं क्या है और फर्क की रीजन भी बताएं क्या है। अब हमने सेंड कर दिया, बताइए इस वाले कंफर्मेशन में और प्रीवियस वाले कंफर्मेशन में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? क्या फर्क है? इसमें हम हर केस में रिप्लाई नहीं मांग रहे, इसमें हम रिप्लाई मांग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिसएग्रीमेंट के केस में। यह है फर्क पॉजिटिव और नेगेटिव में। समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं आया, दोबारा से ना दोबारा से, एक मिनट है, हाँ जी दोबारा से एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाँ जी बिल्कुल। टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप, एक पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन में और नेगेटिव फर्क क्या है? पॉजिटिव कंफर्मेशन में हम पार्टी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रिप्लाई करे इन ऑल केसेस। पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिक्वेस्ट करते हैं पार्टी रिप्लाई करे इन ऑल केसेस, और नेगेटिव कंफर्मेशन में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्टी रिप्लाई करे इन डिसएग्रीमेंट ओनली। यानी जब डिसएग्रीमेंट हो तभी रिप्लाई करे, जब एग्रीमेंट हो तब रिप्लाई। फिर बताइए पॉजिटिव कंफर्मेशन में अगर एग्रीमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा वो भी रिप्लाई करेगी। नेगेटिव कंफर्मेशन में एग्रीमेंट होगा, अगर डिसएग्रीमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट का मतलब समझ रहे हैं कि हमारे क्लाइंट के मुताबिक बैलेंस कुछ हो रहा है और उस पार्टी के मुताबिक बैलेंस कुछ हो रहा है।
अच्छा, लेकिन अब मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े ऑडिटर्स बैठे हैं, खुद बताइए, दोनों की इजाजत है, दोनों में से कौन ज्यादा रिलायबल है? पॉजिटिव कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल देन नेगेटिव कंफर्मेशन। क्यों नेगेटिव कंफर्मेशन लेस रिलायबल क्यों है? इसलिए कि पॉसिबल है ये, इसमें नो एक्सप्लिसिट एविडेंस, आपके पास कोई खसूसी एविडेंस मौजूद नहीं है। आप कहते हो बस जी हमने, किसी ने इतराज नहीं किया, इसका मतलब है सारे एग्री करते हैं। कोई एक्सप्लिसिट एविडेंस नहीं है हमारे पास। इसमें तो हर केस में जवाब मौजूद होता है ना, इसमें जिनमें एग्रीमेंट होगा उनका एविडेंस हमारे पास नहीं होगा। नो एक्सप्लिसिट एविडेंस की बात समझ आ गई कि हमारे पास कोई जवाब मौजूद नहीं है, और हम ये समझ बैठे हैं कि हमें कोई जवाब नहीं मिला, इसका मतलब है सब ठीक है। हालांकि हो सकता है कि जवाब हमें क्यों ना मिला हो, क्योंकि कंफर्मेशन रास्ते में खो गई है, लॉस, गुम हो गई। हो सकता है कंफर्मेशन उस पार्टी के पास पहुंची हो और उसने उसको इग्नोर कर दिया हो। कंफर्मेशन में भी लॉस और डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्ड का मतलब क्या है? इग्नोर कर दिया। डिसरिगार्ड का मतलब क्या है? डिसरिगार्ड का मतलब क्या है? इग्नोर कर दिया। तो हो सकता है जिस पार्टी को हमने लेटर सेंड किया हो, या तो लेटर उस तक पहुंचा ही नहीं, या उसने इग्नोर कर दिया हो। कंफर्मेशन में भी लॉस्ट और डिसरिगार्डेड, और हम इधर क्या समझी बैठे हैं? ओके, बैलेंस वेरीफाइड। क्लियर हुई ये बात? एक्सप्लिसिट एविडेंस का मतलब है कि आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, क्लियर एविडेंस मौजूद नहीं है। एक्सप्लिसिट मींस क्लियर एविडेंस, क्योंकि आप एविडेंस का ना होना ही, आप कह रहे हैं इस बात का सबूत है कि पार्टी एग्री करती है। इसमें तो पार्टी लिख के भेजेगी ना, यस वी एग्री, इसमें पार्टी नहीं भेजेगी। ठीक हो गया? क्लियर? तो दोनों में से ज्यादा रिलायबल कौन है? मोर रिलायबल देन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्यों लेस रिलायबल है, वो रीजन बता दे। अच्छा अब सुने, मैंने वैसे अपने जितने भी प्रैक्टिकली ऑडिट क्लाइंट सब में पॉजिटिव कंफर्मेशन यूज की, हमेशा फर्म पॉजिटिव कंफर्मेशन ही करती है, लेकिन स्टैंडर्ड ने नेगेटिव की भी इजाजत दी हुई है कुछ केसेस में। लेकिन स्टैंडर्ड कहता क्या है? क्या नेगेटिव कंफर्मेशन लेस रिलायबल है इसीलिए इसको परफॉर्म ही नहीं करना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता नहीं, लेस रिलायबल जरूर है लेकिन इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, लेस रिलायबल होने की वजह से इसको सिर्फ उसी वक्त यूज करना है जब 4 स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी हो रही हो। आपके लेक्चर का सबसे ट्रिकी हिस्सा और आपके लेक्चर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम हिस्सा अब शुरू होने जा रहा है। हम किस पॉइंट पे खड़े हैं? कि हमने देखा कंफर्मेशन की 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमने ये देखा कि पॉजिटिव मोर रिलायबल है, नेगेटिव लेस रिलायबल है। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा, कौन सी यूज कर सकते हैं? दोनों। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन उसी वक्त यूज करनी है जब 4 और चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो रही हो। नेगेटिव कंफर्मेशन उसी वक्त यूज कर सकते हैं जब 4 और चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो रही हो इकट्ठी। और यही केस स्टडी में पूछेगा, भाई ये सर्कमस्टेंसेस है, बताओ नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं क्या नहीं? हमने कैसे फैसला करना है? चारों कंडीशंस याद होंगी तो हम फैसला कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। वो 4 कंडीशंस कौन सी है ये सुन लें। नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउड है ओनली, सिर्फ उसी सूरत में इफ ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ऑल, चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो रही हो। पहली कंडीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बड़े बड़े चंद एक बैलेंस के छोटे छोटे बहुत ज्यादा। ये बात समझ आई आपको? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? अगर समझ आई तो मुझे बताएं, दिखा जल्दी, मुझे बताएं कि क्वेश्चन ये जो भी वॉल्यूम 1 में दिया था आपको, एंड पे, वॉल्यूम 1 के एंड पे,
309 309, हाँ 309। मुझे बताइए इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस? इसका मतलब ये हुआ इस पे पॉजिटिव कंफर्मेशन बेहतर रहेगी। और रिटेलर्स और हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक, ये बताइए ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। तो इस पे कौन सी कंफर्मेशन है? अब कंप्लीट, जिन्होंने कहा ना नेगेटिव कंफर्मेशन, आंसर कंप्लीट नहीं है। जिन्होंने कहा शाबाश, वो भाई ने कहा मैं सुन लिया कि नेगेटिव कंफर्मेशन इफ ऑल अदर कंडीशंस आर आल्सो मेट। शाबाश, ये कंसेप्ट पिक किया है। तो ये समझ आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस और हॉस्पिटल है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। तो नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, यानी छोटे 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 बहुत ज्यादा बैलेंसेस, छोटे छोटे बहुत ज्यादा। भाई ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज लो। हालांकि बिला वजह मुश्किल किया है, सिर्फ इतना भी लिख देता ना रिस्क इज लो तो भी समझ आ जाता। रिस्क इज लो, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क मिलकर रिस्क को मटेरियल में स्टेटमेंट बनता है, वही बात। रिस्क इज लो एग्जाम में पूरा लिखेगा इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क इज लो। अभी मैं सिर्फ रिस्क की बात, कॉमन सेंस की बात है। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो ज्यादा रिलायबल एविडेंस लेना है, अगर रिस्क कम होगा तो कम रिलायबल भी चल जाएगा। कम। तो पहली कंडीशन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, दूसरी कंडीशन इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क इज लो, तीसरी कंडीशन वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एक्सेप्शन, एक तो एक्सेप्शन रेट इज, एक्सेप्शन के स्पेलिंग सही फिट करने आपने और एक्सपेक्टेड के स्पेलिंग भी सही फिट करने। वो करते हैं ना, करे एक्सेप्शन को कहते हैं एक्सपेक्टेशन रेट इज एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेशन रेट इज एक्सेप्टेड, ये नहीं लिखा हुआ। वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज। वेरी लो क्या होता है, एक्सेप्शन रेट क्या होता है, और एक्सपेक्टेड क्या होता है? आपको पता है, उम्मीद है, उम्मीद। अच्छा, वेरी लो बहुत कम, बहुत कम। असल चीज है एक्सेप्शन रेट क्या है? एक्सेप्शन आपको याद है हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। एक्सेप्शन इनकंसिस्टेंसी किसको कहते हैं? डिसएग्रीमेंट को। डिसएग्रीमेंट का दूसरा नाम है। अगर हमें अंदाजा हो कि डिफरेंस, जब हम लेटर सेंड करेंगे ना तो पार्टी धड़ाधड़ डिफरेंस भेजेंगी, हमें डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा होंगे, तो फिर हमें पॉजिटिव भेजना चाहिए। लेकिन अगर हमें अंदाजा हो कि नहीं डिफरेंसेस सिर्फ थोड़े से होंगे, एक्सेप्शन रेट का मतलब, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? डिसएग्रीमेंट। अगर हमारा ख्याल है कि डिसएग्रीमेंट ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव, और अगर हमारा ख्याल है एक्सेप्शन डिसएग्रीमेंट कम होंगे नेगेटिव। एक्सेप्शन, हाँ ये कैसे पता चलेगा? अब जरा सुनिएगा, सुनिएगा, ये कैसे पता चलेगा? पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है। आपकी पहली अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दी हुई है उनसे पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे बाज़ औक़ात अटेम्प्ट के बाद बताएगा आपको, ये मैंने सैम्पलिंग कर ली, उसका ये रिजल्ट था, बताओ मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करके सही किया कि नहीं किया। और फिर कहेगा 10 कंफर्मेशन लेटर सेंड किए थे, 7 का डिफरेंस आया, तो मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करके ठीक किया? नहीं किया, क्योंकि 10 में से 7 का डिफरेंस आया तो एक्सेप्शन रेट 70% हो गया। 70% एक्सेप्शन रेट लो नहीं है, हाई है। इसमें तो पॉजिटिव करना था। एक्सेप्शन समझ आ गया क्या? एक्सेप्शन का मतलब डिसएग्रीमेंट, एक्सेप्शन का मतलब डिसएग्रीमेंट। एक्सेप्शन रेट का मतलब क्या है कि आप उस डिसएग्रीमेंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं कि कितनी पार्टीज को लेटर सेंड किया और कितनी का फर्क आया, परसेंटेज। वेरी लो का मतलब क्या है? बहुत कम हो।
अच्छा, वेरी लो को उसने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया। हमने पास्ट पेपर्स को देखा, सॉल्यूशन को देखा और हमने कहा वेरी लो का यहां पे मतलब है 15%। यानी अगर एक्सेप्शन रेट 15% या उससे कम हुआ हम कहेंगे वेरी लो है, और अगर एक्सेप्शन रेट 20%, 30%, 35% हुआ हम कहेंगे हाई है। वेरी लो एक्सेप्शन रेट समझ आया? इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना, एक्सेप्शन है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन जो लिखता है ना उसका नंबर नहीं मिलता उसको। वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है? तो वेरी लो का मतलब क्या? 15% या लेस। एक्सेप्शन रेट का मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टीज जिन्होंने डिसएग्री किया। वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज, 3 कंडीशंस हो गई, मैं भूल गया। पहली कंडीशन कौन सी थी? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क इज लो, ठीक है? आगे और भी लिखा हुआ है, एंड आइटर हैज ऑब्टेन्ड एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। वो तो आपको पता है जब कंट्रोल रिस्क लो हो, कंट्रोल स्ट्रांग है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने ही होते हैं। रिस्क इज लो। तीसरा, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। फोर्थ, कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड। ऑडिटर इज कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड, कि कंफर्मिंग पार्टी इग्नोर ना करे। सुने सुने, मैं एक मिनट एग्जांपल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्लाइंट ने कहा सर ये जो गवर्नमेंट इदारे हैं ना, इनको कंफर्मेशन लेटर आपने पिछली दफा भी पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड की थी, आया कोई जवाब? मैंने कहा नहीं आया। तो सर वो तो अपना काम नहीं करते, हमारा क्या करेंगे? इस दफा भी जवाब नहीं आएगा तो आप इस तरह करें, इस दफा पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर लें। एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है पास्ट एक्सपीरियंस से कि कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड करती है। अगर कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड करे तो फिर हमने नेगेटिव कंफर्मेशन यूज नहीं करनी। हाँ, अगर हमें पता है, अंदाजा है कि कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड, फिर नेगेटिव यूज कर ले। भाई बात समझ आई? अच्छा, अगर समझ आई तो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ये केस स्टडी में उसने पूछा था, अगर हमने पार्टीज को, गवर्नमेंट पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया पिछली दफा, पॉजिटिव नहीं जवाब आया, क्लाइंट ने कहा इस दफा नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर दो। हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? रीजन बतानी है, क्योंकि डिसरिगार्ड कर रहे। तो फिर क्या करें? पॉजिटिव का जवाब नहीं देते, नेगेटिव परफॉर्म कर नहीं सकते। अल्टरनेट प्रोसीजर, शाबाश। ये मैंने कल पढ़ाना है कि अल्टरनेट प्रोसीजर क्या परफॉर्म होंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं? डॉक्यूमेंट चेक करो, कलेक्शन चेक कर लो बाद में हुआ कि नहीं। बिल्कुल ठीक, इतना काफी, इतना काफी। भाई ये कंडीशन समझ आ गई? चारों की चारों कंडीशंस पूरी होंगी तो नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करना। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। बुक में, स्टडी टेक्स्ट में इतना समझा देता है, लेकिन आपको पता है आई कैप समझाता थोड़ा है, कम है और पूछता ज्यादा है। तो अब जो फर्क है ना पूछने और लिखने में, जो एक्सपेक्टेशन, वो अब आपके सामने रख रहा हूं। एग्जाम में कैसे टेस्ट करेगा इस कंसेप्ट को? वो आपके सामने एक पॉपुलेशन रखेगा डेटर्स की, उसकी होगी क्लासिफिकेशन। उसकी क्या होगी? क्लासिफिकेशन। और आपसे पूछेगा बताओ किस में पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करूं, किस कैटेगरी में नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करूं? किस में? हाँ शाबाश, जिसमें चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, चारों, उसमें नेगेटिव। और जिसमें कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो रही है। अब सुनिए एग्जाम में कितने दाव पेच है उसके। पहला दाव पेच, कोई कैटेगरी ऐसी होगी, पहली कैटेगरी, उसमें चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, कौन सी कंफर्मेशन सेंड करेंगे? दूसरी कैटेगरी में 2 कंडीशन मेट हो रही हैं, 2 नहीं हो रही। पक्की बात? अब गौर से सुनिएगा। तीसरी में 2 कंडीशन पूरी हो रही हैं, 2 के बारे में साइलेंट है। कितने
अच्छा सुन ले, पहली चीज दोनों में फर्क है। एक है कि दो क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया दो कंडीशन पूरी नहीं हो रही, वो और चीज है। वो तो पॉजिटिव, वो तो मैं भी एग्री करता हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं और दो के बारे में साइलेंट है, दो साइलेंट। तो उस समय हम जो जिनके बारे में साइलेंट है एज्यूम करेंगे, इफ करेंगे, इफ करके कि अगर ये दो और दो कंडीशन लिखेंगे कि इफ फॉलोइंग टू कंडीशन आर आल्सो मेट देन यूज करो नेगेटिव कंफर्मेशन, इफ नॉट देन यूज पॉजिटिव। लिखना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है ना वो आप एज्यूम कर सकते हैं, आपने एज्यूम करके वो लिखना है। ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा अब सुने, क्वेश्चन उसने एक दफा पूछा, गौर से सुनेगा, क्या एक ही ऑडिट पे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड नेगेटिव कंफर्मेशन यूज किया जा सकता है? यस। लेकिन सुने, इसका यह मतलब नहीं है कि एक ही पार्टी को पॉजिटिव और उसी पार्टी को नेगेटिव। कॉम्बिनेशन का यह मतलब नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन बनाए, किसी क्लास को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव, ये सेंड कर सकते हैं। एक ही क्लास में दो अलग अलग नहीं, एक ही डेटर के अंदर क्लासेस बनाए और जिस क्लास में चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं उनको नेगेटिव, और जिस क्लास में चारों कंडीशन पूरी नहीं हो रही उनको पॉजिटिव। तो ऐसा पॉसिबल है? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे पॉसिबल है? ठीक है, ये है पॉजिटिव का मतलब। ठीक है, अगर हर कैटेगरी वाइज हमने डिसीजन करना है, जिन कैटेगरीज पे चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं वो नेगेटिव, और जिन पे नहीं हो रही वो। अब एक रियल एग्जांपल से आपको पूछूं, अगर आपने इसका आंसर ठीक दे दिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगर इसका आंसर ठीक दे दिया इसका मतलब है ये कंसेप्ट समझ गए, मेरी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, आप एक बैंक का ऑडिट करने के लिए गए, आपने कहा सर आपने, आपके पास डिफरेंट पार्टीज ने अपने अकाउंट खुलवाए हुए हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल अकाउंट खुलवाए हुए हैं। आपने उनको पैसे देने हैं, बिल्कुल देने हैं। आपके क्रेडिटर हैं, बिल्कुल क्रेडिटर हैं। ठीक है, बैंक के क्रेडिटर है ना आप, मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाता हूं। हमने कहा लिस्ट दीजिए, उसने लिस्ट दी, उसके दो हिस्से बनाए, एक में लिखा था कॉर्पोरेट, एक में लिखा था इंडिविजुअल क्लाइंट्स। हमने कहा जी इसमें क्या फर्क है? उसने कहा इंडिविजुअल क्लाइंट्स वो हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड पर्सन हैं या स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिन्होंने अपने अकाउंट खुलवाने होते, पैसे वगैरह घर से मंगवाने होते हैं बाजुकात। हाँ जी। और मैंने कहा कॉर्पोरेट क्लाइंट कौन से हैं? ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके अकाउंट खुलवाए। मैंने कहा अच्छा, ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो हैं वो तो आपके 12 हैं और उनमें बैलेंस आ रहा है 250 मिलियन, और ये जो आपके इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं ये है 250 और इनका बैलेंस आ रहा है 12 मिलियन। ये उनका, ये इंडिविजुअल बेचारे हैं, ये सैलरी आती है तो इनका बैलेंस बढ़ जाता है और मंथ एंड तक वो भी तकरीबन 0 हुआ होता है। तो ऐसे ही होता है, ज्यादातर ऐसे ही होता है, किसने सेविंग की हो तो सो की हो। ठीक है, तो मुझे बताइए दो कैटेगरी समझ आ गई। क्या मुझे सैंपल उठाना है तो टोटल बैंक की पॉपुलेशन का बगैर स्ट्रैटिफिकेशन किए सैंपल उठा लेना? स्ट्रैटिफिकेशन करनी चाहिए, एग्री करते? अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मैंने कैटेगराइजेशन की, मोस्ट प्रोबेबली कॉर्पोरेट क्लाइंट पे आप कौन सी कंफर्मेशन सेंड करेंगे? पॉजिटिव, और इंडिविजुअल्स पे नेगेटिव इफ अदर थ्री कंडीशंस आर आल्सो मेट। क्योंकि कौन सी कंडीशन मेट हुई है भला? ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब ये कोई हमसे पूछे अगर क्या बताओ कब पॉजिटिव कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो हम कहेंगे अगर टोटल पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा हो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस और कुछ हिस्सा हो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, तो जो हिस्सा स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस होगा उस पे पॉजिटिव कंफर्मेशन, और जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस होगा उस पे नेगेटिव कंफर्मेशन। इफ अदर थ्री कंडीशंस आर आल्सो मेट, और वो 1 2 3 करके कंडीशंस लिखनी है, सिर्फ इशारा नहीं दे देना अदर थ्री कंडीशन। एग्जामिनर कहेगा कौन सी थ्री कंडीशन, वही जो पड़ी थी वो नहीं लिखना।
भाई ये बात, हाँ जो बारिश वाले दिन पढ़ाई थी कंडीशन, भाई ये बात समझ आ गई, पक्की बात है। अच्छा वो कहता है ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, बस एक छोटी सी चीज, वो कहता है आप समझते हैं कि नेगेटिव कंफर्मेशन लेस रिलायबल है, तो सही समझते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पॉजिटिव कंफर्मेशन परफेक्ट है, पॉजिटिव कंफर्मेशन में थोड़ा बहुत मसला मसाइल हो सकता है। कौन सा मसला मसाइल? वही जो इन्वेंट्री काउंट में होता था। इन्वेंट्री काउंट की इंस्ट्रक्शंस याद है? इन्वेंट्री काउंट में जब लिस्ट दी जाती थी हमें, उस लिस्ट के अंदर इन्वेंट्री की डिस्क्रिप्शन आ रही होती थी, डिस्क्रिप्शन के आगे इन्वेंट्री की क्वांटिटी भी आ रही होती थी, तो हम क्या कहते थे? ठीक नहीं है, इन्वेंट्री की क्वांटिटी नहीं लिखी होनी चाहिए। चेक करने वाले को कहेंगे कि जाके चेक देख के आओ कि कितनी इन्वेंट्री है, तो वो गिन के आएगा। अगर कहेंगे देख के आओ 100 इन्वेंट्री पूरी है कि नहीं, घूम फिर के कहेगा 100 पूरी है। तो इसी तरह जरा सोचें, असल में कंफर्मेशन लेटर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें ना, हम 100 पार्टीज को, अगर रिसर्च अब ये बताती है 100 पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड करें ना, हमारे पास तकरीबन सिर्फ 70 का जवाब आएगा, 30 का रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता भला? क्योंकि हम अपने क्लाइंट के तो ऑडिटर हैं, उस थर्ड पार्टी के ऑडिटर नहीं है। हमारे क्लाइंट की ड्यूटी है कि हमें हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। क्लाइंट के जो आगे क्लाइंट्स हैं उनके नहीं, लेकिन चूंकि इनके अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, क्लाइंट के अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो ये उनसे कह के रिक्वेस्ट करके बाजुकात रिस्पॉन्स रेट को बढ़ा देती है। लेकिन याद रखें बाजुकात क्लाइंट भी कहता है, क्लाइंट कहता है सर जी बैंक का कहे ना, बैंक अगर नहीं भेज रहा है कंफर्मेशन मुझे बताएं, मैं उसे कह के कहूंगा आपको भेजे, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ उसको इंसिस्ट करेगा कि जो आप भेजें, क्योंकि बैंक के साथ मेरी डीलिंग है, मेरा करोड़ों रुपया पड़ा है। लॉयर को अगर आप कहेंगे ना तो वो भी मैं क्योंकि मेरा कंसल्टेंट है, बिलिंग लेता है मेरे से। लेकिन डेटर और क्रेडिटर ना, ये हम एट पार है, अगर मेरा उनके साथ कोई इंटरेस्ट उनका भी है तो मिलजुल के, तो इसमें हमारा डंडा उसके ऊपर नहीं चलता। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं दूसरी दफा कि अगर उसने पहले जवाब नहीं भेजा आप भेज दे, हमारा जोर नहीं है। इसीलिए कुछ के 70% के करीब रिस्पांस रेट होता है हमारा कंफर्मेशन का, ये ज़हन में रखिएगा। 30% के करीब प्रैक्टिकली हमें जवाब नहीं मिलते डेटर्स और क्रेडिटर्स के। बैंक्स के और लॉयर्स के मिल जाते हैं क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, लेकिन डेटर क्रेडिटर के ऊपर 30% केस में तकरीबन रफली हमें जवाब नहीं मिलता, तो हमें क्या करना पड़ता है भला? अल्टरनेट प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। तो इसीलिए वो कहता है कि आपने कंफर्मेशन लेटर जब सेंड किया ना पॉजिटिव, ठीक है, तो उसमें चूंकि उस पार्टी की डेटर क्रेडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें रिस्पॉन्ड करें, तो या तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे या करेंगे तो बगैर वेरिफिकेशन के करेंगे। हाँ कहेगा ठप्पा लगा के साइन करेंगे, ये ले सर, हाँ बट ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ लेक्चर के बाद कोई प्रॉब्लम है, सर सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। एग्जैक्टली इसी तरह कस्टमर भी यही करते हैं, क्रेडिटर्स भी यही करते हैं, उनसे पूछे चेकिंग किए बगैर सब अच्छा है। इसका क्या? अच्छा अगर कस्टमर, अब सुने दो मसले हैं, एक मसला ये कि कस्टमर विदाउट वेरिफिकेशन के जवाब दे देगा और दूसरा कस्टमर जवाब ही नहीं देगा, दोनों रिस्क है। क्या रिस्क है? कस्टमर वेरिफिकेशन के बगैर जवाब दे देगा या जवाब, अगर जवाब ही नहीं देगा तो क्या करें? प्रोसीजर। और अगर रिस्क है कि बगैर वेरिफिकेशन के जवाब दे देगा तो ब्लैंक कंफर्मेशन सेंड करें। ब्लैंक कंफर्मेशन क्या है? हाँ अमाउंट ना लिखे, अमाउंट ना लिखे, और उसे अब देखिए अमाउंट नहीं लिखी हुई तो वो साइन करके ठप्पा करके नहीं कह सकता सर मैं एग्री करता हूं, क्या करेगा? उसको लिखनी पड़ेगी अमाउंट। तो जो एक डिसरिगार्ड या बगैर वेरिफिकेशन के सेंड करने का रिस्क था वो कैसे कवर होता है? ब्लैंक कंफर्मेशन। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन में भी एक रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है? कि वो पार्टी रिप्लाई करेगी विदाउट वेरिफिकेशन। इस रिस्क को कैसे एड्रेस किया जाता है? ब्लैंक कंफर्मेशन के जरिए। यानी पॉजिटिव कंफर्मेशन में हमारे पास दो मेथड होते हैं, मेथड 1 मेथड 2। जैसे इन्वेंट्री काउंट में दो मेथड थे, या तो इन्वेंट्री की लिस्ट के अंदर क्वांटिटी डालो या ना डालो। उसी तरह कंफर्मेशन में दो मेथड है,
या तो कंफर्मेशन में बैलेंस डालो, है ना। अगर बैलेंस होगा तो पार्टी केयरलेसली काम करेगी जैसे इन्वेंट्री में करते थे, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो पार्टी केयरफुली चेक करके बैलेंस को लिखेगी। तो इसीलिए मेथड टू ब्लैंक कंफर्मेशन कब यूज किया जाता है? जब रिस्क हो। क्या रिस्क हो? कुछ कुछ बात समझ आई? चलिए अब वापस आते हैं फिर उन्हीं प्रोसीजर्स की तरफ। जिस दिन हमने फैसला किया आज कंफर्मेशन लेटर सेंड करने हैं, सबसे पहले क्या कर, टाइम इंटरम डेट पे करना है कि फाइनल पे? दूसरा फैसला क्या करना है? कंफर्मिंग पार्टी किन किन को सेलेक्ट करना है? सबको, मेजर को, हाई रिस्क को, और बाकी की पॉपुलेशन में से भी सैंपल उठाना ताकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन आ जाए। फिर तीसरा फैसला क्या करना है? इंफॉर्मेशन कौन सी कंफर्म करनी है? क्या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस या अदर इंफॉर्मेशन भी? और इसमें मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 पढ़ा दिया। फिर टाइप ऑफ कंफर्मेशन कौन सी हो? पॉजिटिव के नेगेटिव? दोनों स्टैंडर्ड इजाजत देता है, पॉजिटिव की भी नेगेटिव की भी। लेकिन नेगेटिव की इजाजत कब है? चारों की चारों। और उसमें मैंने आपको तरीका वारदात आईकेप के बता दिए हैं। कभी वो इस तरीके से आता है, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से, और इनका इलाज क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अब पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव जो भी सेंड करनी थी टाइप कर ली। अब क्या करा है? सेंड कर दें? नहीं, बैंक से पूछेंगे इस कंपनी का बैलेंस क्या है, बैंक का तुम मामा लग रहे हो, बैलेंस बता, भाग जाओ, कोई बैलेंस नहीं बताएगा। आप अपने भाई के बैंक अकाउंट का बैलेंस पूछे ना, बैंक वाला नहीं बताता। तो क्लाइंट इतनी बड़ी कंपनी है, उसका बताएगा बैलेंस? हाँ, एक सूरत में बैंक बता देते हैं, जब उनका अथॉरिटी लेटर साथ लग जाए। तो इसी कंफर्मेशन के ऊपर हम सीएफओ से, सीईओ से, या जो भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है क्लाइंट के बिहाफ पे ऑथोराइज सिग्नेचर करवाएंगे। अच्छा, ये नहीं कहेंगे कि तुम खुद ही भेज दो लेटर, उसके ऊपर साइन करवाएंगे ताकि बैंक को, डेटर्स को, लॉयर्स को, क्रेडिटर्स को इतराज ना हो रिस्पॉन्ड करते हुए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन के बगैर डिस्क्लोज नहीं करता। हम ऑडिटर नहीं करते ना, तो कोई भी प्रोफेशनल भी नहीं करता, डॉक्टर भी नहीं करते। उनके पेशेंट का जो भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो सिर्फ उनके जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं उनको बताते हैं, कोई दूसरा आके पूछे नहीं बताते। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है। हर प्रोफेशनल, लॉयर्स भी इसी तरह होते हैं, टैक्स का साइड, हर प्रोफेशनल अपने क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल मैटर किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, उसकी इजाजत ऑथराइजेशन के बाद। तो बैंकर्स भी नहीं करेंगे। इसलिए सिग्नेचर लिए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के, सिग्नेचर क्यों लिए समझ आ गया? फिर क्या कर दिया? फिर डिस्पैच किया, डिस्पैच कर दिया, और फिर क्या किया? सो नहीं गए, इंतजार किया, सो के इंतजार किया, या इंतजार करते करते सो गए, एक ही बात। और फिर रिप्लाई आया, रिप्लाई आया। अच्छा, रिप्लाई क्या हो सकता है? या तो रिप्लाई आया, या तो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। भाई ऐसे, अगर आएगा या तो वो एग्री करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, लड़ाई होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। तो इस केस में क्या करना है, ये वहां आज नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत हो गया, आज इतना, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। लेकिन कल क्या पढ़ेंगे ये जहन में रखना है। आज हमने लेटर सेंड कर दिया, अब आज की रात इंतजार करना है हमने और सो जाना है। फिर सो के कल सुबह जब क्लास का आगाज होगा तो वो किस चीज से होगा? इंतजार से। कि जो नहीं, इंतजार तो रात को कर, जवाब से, कि जवाब कितनी तरह का आ सकता है और किस रिप्लाई में क्या करना है। कल के लेक्चर में क्या सीखेंगे कि जवाब कितनी तरह का आ सकता है और किस केस में क्या करना है, और फिर उसकी समरी बनानी है पार्टनर के लिए। तो कल समरी बनाना भी सीखेंगे, कल जवाब देना भी। अच्छा, अब सुन लीजिए, आखिरी सिर्फ 1 मिनट। असाइनमेंट लाजमी 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 करनी है, असाइनमेंट लाजमी 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 करनी है, असाइनमेंट लाजमी 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 करनी है। देखिए, बिला वजह मेरी आदत नहीं है, मैं आपको, आपने पूरे सेशन में देखा है, मेरी आदत नहीं है बहुत ज्यादा आपको रिटर्न असाइनमेंट के ऊपर लगा दो।
लेकिन पास होना है ना तो ये आखिरी महीना आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, और इस आखिरी महीने में मेहनत कर लेंगे, ये वाला जो स्टडी का आखिरी महीना है, तो जो आपका फरवरी का महीना है उसमें आपकी जान को सुकून होगा, उसमें आप थोड़ा बहुत काउंटिंग का काम कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ा तो ये असाइनमेंट आपने लाजमी 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 कर। अच्छा, वॉल्यूम 1 की करें ना करें, पहले वॉल्यूम 2 की कर लें। इंतजार करना ही है ना, तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई काम करेंगे तो वक्त अच्छा कट जाएगा। इंतजार करते नहीं, सोने के बाद भी कितने 18 घंटे थोड़ी सोगे। ये असाइनमेंट 4 क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 के और 4 क्वेश्चन है वॉल्यूम 1 के, और एक आखिरी क्वेश्चन। ये असाइनमेंट नोट कर ले। आप देखना चाहते हैं उस स्टूडेंट को जो इंशाल्लाह इस दफा पास होगा, तो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है। स्टूडेंट कह रहे थे सर डॉक्यूमेंटेशन का बाज़ औक़ात हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखते हुए ना डॉक्यूमेंट्स में मसला हो जाता है, कहाँ पे गुड सीड नोट लिखना है, कहाँ पे गुड डिस्पैच नोट, कहाँ पे हमने सेल इनवॉइस कहाँ पे पर। अब सुनिएगा जरा, हमारा एक क्लाइंट है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, गौर से सुनना है एक ही दफा। हमारा एक क्लाइंट है, उसके डिफरेंट क्राइटर्स हैं, हमने फैसला किया क्रेडिटर्स पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। क्रेडिटर्स हैं, डिसाइड हुआ उनको नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। हमने कुछ पार्टीज को सेलेक्ट करके नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिया। उनमें से कुछ का जवाब आया, कुछ का जवाब नहीं आया। जिनका जवाब नहीं आया उन पे क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। शाबाश, ये जिसने नेगेटिव कहा इंशाल्लाह पास, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन में तो जवाब ना इसमें तो उन पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है जिनका जवाब आ गया, जिनका जवाब आ गया। डिसएग्री ये चीज है जो एग्जाम में केस स्टडी में स्टूडेंट पिक नहीं कर पाते। वो कहते सर इनका तो जवाब आ गया है, इन पे क्या करना है, जिनका नहीं करना उन पे अल्टरनेटिव। अगर नहीं अल्लाह के बंदे, जिनका जवाब नहीं आया वो सही है, उनका कुछ नहीं करना, और नेगेटिव कंफर्मेशन है। शाबाश शाबाश, गुड। नहीं आप मुझे तसल्ली हुई, आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ समझ रहे हैं, लेकिन ये असाइनमेंट लाजमी करने हैं, ठीक है। और कल आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब, ठीक है, इस असाइनमेंट में से। आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।